अब आज का हम जो विषय है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेटली 12 जने के करीब हो गए हैं। तो काल के भेद के बारे में हम विचार कर रहे थे। तो काल का भेद हमको क्यों करना पड़ा कि जब हम कोई, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब सर्कल में अगर हम कोई एक पॉइंट ना लगाएं तो हमें यही नहीं पता चलेगा सर्कल हमने कितनी बार घूम लिया। तो इस वजह से हम पॉइंट लगाते हैं। तो इसका मतलब हमने एक इंफॉर्मेटिव कुछ वो कर लिया। जैसे हमने अभी बात जिक्र किया था, माला में 108 मन के होते हैं, तो उसके ऊपर एक सुमेरु पर्वत 109वां मन का रखते हैं, जिससे ये पता चल जाए हमारी माला पूरी हो गई। नहीं तो हम माला चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई उसका पता ही नहीं चलेगा कि हमने 108 बार करा, कितनी बार करा। और सारी चीजें हमारी साइंटिफिक हैं, ये भी हमने आज पहले जिक्र किया था कि 108 का मतलब क्या हो गया। 27 नक्षत्र का 4 चरण अगर हम कैलकुलेट करें तो 108 चरण हो जाते हैं। और पृथ्वी का पूरा चक्कर 108 चरण के अंदर, मतलब एक पृथ्वी चक्कर काटती है तो 27 नक्षत्र को कवर करती है। तो उस नक्षत्रों के 4 चरण के आधार पे हमारे 108 चरण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 108 का माला का विधान क्यों हुआ, ये समझ में आ गया। ठीक है ना। अब ये काल के भेद हमने क्यों करे, क्योंकि काल तो अपरिमित है। तो इसलिए हमने पहले घड़ी के अंदर 24 घंटे का विधान किया। तो सबसे बड़ा काल हमने देखते हैं, सबसे बड़ा काल हमारा आता है संवत्सर का। संवत्सर का मतलब होता है एक वर्ष। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा हमारा पैरामीटर वर्ष का हो गया। फिर वर्ष को हमने क्या करा, 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भागों में क्या हो गया, वो अयन हो गया, जिसको हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। है ना, नाम सुना होगा आपने। लेकिन ये डिवीजन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में लोगों को अनभिज्ञ रहते। अब एक अयन के अंदर हमने फिर 3-3 ऋतुएं आ गई। तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है, हमारी टोटल 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ऋतु को फिर हमने क्या करा, आधा करके उसका मास बना दिया। तो एक मास जो है हमारा 30 दिन का होता है। तो 30 दिन सूर्य एक राशि में रहता है, इसलिए उसको एक मास के इक्विवेलेंट हो जाता है। पूरे 12 मासों में हम डिवाइड करा। उसके बाद आ गया पक्ष। मास को हमने फिर आधा कर दिया, तो वो पक्ष के अंदर परिवर्तित हो गया। है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अंदर दोनों पक्षों में 15-15 तिथि आ गई। है ना। तो तिथियां कितनी होगी हमारी, 16 तिथियां हम बोलते हैं, ऐसे तो 15 होती हैं, टोटल 16 हो जाती हैं। क्योंकि 15 तिथियों में से प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक दोनों पक्षों में सेम होता है। लेकिन चंद्रमा की आवृत्ति के आधार पे जो पूरा चंद्रमा दिखता है हम पूर्णिमा कहते हैं, और बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखता उसको हम अमावस्या कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 15वीं तिथि है, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। तो इस प्रकार हमारी तिथियों के डिवीजन हो गए। तिथि के बाद फिर आता है हमारा वार। तो हम इन तिथियों को फिर आधा करके सप्तवार, 7 वारों के अंदर हम डिवीजन करते हैं कि जो हमारे को अपने नेत्रों से दिखता है, जितने प्लेनेट दिख रहे हैं, 7 प्लेनेट को हम कहते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। है ना। तो इसमें से 5 प्लेनेट हो गए, एक सूर्य हो गया और एक चंद्रमा हो गया। तो यह सातों हमारे को प्रत्यक्ष हम पे असर डालते हैं, इस वजह से इसको हम वार में आ गए। उसके बाद फिर आ गया नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या होता है कि हमने अभी को पहले बताया कि जो पूरी की पूरी जो हमारा क्रांति व्रत है उसको हमने 12 भागों में बांटा राशियों के आधार पर। तो राशियां किस आधार पर बनी कि राशियों का जो नक्षत्रों का एक समूह है, उन समूहों के आधार पे आकृति बनती हुई दिखाई दी कि 12 राशियों में उसको हमने डिवाइड करा। और हर नक्षत्र के अंदर कुछ कुछ नक्षत्रों का एक समूह होता, तो उसको हम नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र का मतलब चंद्रमा जो है 27 दिन में सारे नक्षत्रों को क्लियर कर देता है। तो टोटल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र एक दिन के अप्रोक्सीमेटली एक दिन, क्योंकि कोई नक्षत्र बड़ा होता है, कोई नक्षत्र छोटा होता है। इसी प्रकार से योग आता है। योग का कॉम्बिनेशन मतलब नक्षत्र के साथ तिथियों के संबंध में योग का बनता है, उसका आगे हम विवरण करेंगे। एक दिन एक योग का भी रखते हैं हम। इसके बाद आ जाता है करण। तो करण हमारे कितने, 11 करण है टोटल। एक करण आधे दिन का होता है, 4 करण हमारे फिक्स होते हैं और बाकी मूवेबल होते हैं। तो उसका हम पैरामीटर बताएंगे किस प्रकार से। फिर आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण, लगन।
लगन का मतलब हो गया एक ही दिन को हम 12 लगनों में डिवाइड करते हैं। किस आधार पे? पृथ्वी अपना अपनी दूरी पर जो चक्कर काट रही है, तो अपने एक चक्कर में वो पूरा के पूरे सारे नक्षत्र हमारे को दिखा देती है, सारी राशियां दिखा देती है ना। तो वो जो चक्कर काटता है उस चक्कर के आधार पे हमारा लगन बनता है। 12 राशियों को 12 लगन, 24 घंटे में 12 लगन बनेगा, 2 घंटे का एक लगन बनता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहे हैं, उसकी रीजन आपको बताएंगे कि भाई पूरा सारा बराबर क्यों नहीं है। लेकिन क्या होता है जब हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज तो 24 में से 12 से भाग करेंगे तो 2 ही घंटा निकलेगा। तो ये हमारा काल का भेद है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, वर्ष और संवत्सर से पहले भी हम सबसे पहले युग के बारे में बात करेंगे। युग और मनवंतर जो मोटा मोटा हमारे उसके अंदर आता है, वो काल के 11 भेदों में नहीं है वो, है ना। तो वो काल के 11 भेदों में नहीं आता है वो मनवंतर। लेकिन क्या है, ये हमारा आरंभ जो है पृथ्वी का और बाकी सारी चीजें हैं युग का प्रमाण। तो एक काला 11 भेदों के अलावा है ये। तो ये इधर इसलिए हमने लिख दिया कि जिससे आपको ये रहे कि हाँ भाई हमारा कोर्स किस तरह से चल रहा है। तो इस आधार पे हमारा ये मेरे को लगता है 2 दिन, कम से कम 2 या 3 दिन हमारे ये क्लास ले लेगी। तो सब हमारा युग, हाँ जी, युग के साथ हमने ये संवत्सर यूज करा था। अच्छा, दूसरा मनवंतर, मनवंतर, ठीक है ना, युग और मनवंतर। अब एक युग, आपने युग का नाम तो सुन रखा होगा। सबसे पहले कौन सा आता है? सतयुग। फिर आता त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले हमारा कलयुग क्या मतलब हो गया? कलयुग का, कली का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कल्ली झोटा कहते हैं ना। तो झोटा का मतलब जोड़ा, कल्ली का मतलब सिंगल, जो मतलब आम भाषा में बोला जाता है। तो कली का मतलब होता है सिंगल। तो कली युग जो है हमारा 4,32,000 वर्षों का है, ठीक है ना। और कली के ऊपर द्वापर, द्वापर का मतलब कली से दो दूसरा ऊपर, तो ये इसको बड़ा कर, डबल कर दो, 8,34,000 वर्ष। फिर आ गया त्रेता, त्रेता का मतलब 3 गुना, कलयुग का 3 गुना। तो कलयुग का 3 गुना जो हो गया हमारा 8 दूनी, ये 64 का दूनी कितना हो गया? 28, 8 और 8 दूनी 12। और सतयुग हो गया 4, चौथा उसके अंदर। तो सतयुग को इसका, इसमें 4,32,000 और जोड़ देंगे, तो 32 जोड़ा 0, 3 2 5 6, और 13 4 17। अब इनका योग जो है 10 14 का 4, 3 चौक, अरे ये ऐसे नहीं करेंगे, 4 से गुना करना पड़ेगा ना। हैं, ये मैंने उल्टा कर दिया। ये पहले त्रेता युग को 3 गुना करेंगे। हाँ, कलयुग का 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12,96,000। और इसका जब 4 गुना करेंगे, 8, 4 3 12 का तो हंस लगेगा, 4 चौक 16, 1 17। तो यह होगा 17 28, है ना। तो ये आ गया 8 दूनी 10, 20 का 0 हंस लगे 2, 2 दूनी 4, 10 19 20, 22 का 2 हंस लगे 2, 7 8 9,
9 और 10 19 20, 2 2 3 4, तो ये हो गया हमारा एक युग। एक महायुग हो गया ये। तो मतलब कहने का क्या है, ये एक महायुग का हमारा कैलकुलेशन है। मतलब हमारे जो भारत में कैलकुलेशन का ये देखो कितना अच्छा वो बना रखा है कि ये यहां से स्टार्ट हुआ हमारा 4,32,000 वर्ष से, इसको डबल करा, फिर इससे तीसरा 3 गुना और इससे 4 गुना। ठीक है ना। तो इन 4 गुना को करने के बाद भी कितना ही आया, वही फिगर वही आई। अब इसको किसी को भी अगर वो कैलकुलेट करोगे आप, तो सब का जो योग है वो 9 आएगा। अगर हम अंकों के आधार पे करें तो सब का योग 9 आएगा। जैसे 4 और 3 7 और 2 9, 8 10 और 8 18, 18 का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 9 9 10 18, इसका भी 18 हो रहा है, और ये 10 और ये भी 18 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सबका योग जो है कैलकुलेशन में 9 ही आ रहा, और इस पूरे की कैलकुलेशन भी जो हमारा सेम यही वाला कैलकुलेशन बन रही है। तो कैलकुलेशन के मामले में जो है हमारा जो ऋषि मुनि थे बहुत ही हाई उसके थे। अब इसमें क्या है, अब इस एक महायुग का आगे डिवीजन अगर हम करें, 1,000 महायुग इजिकल टू एक कल्प, या ब्रह्मा का एक दिन। 360 कल्प क्या है, ब्रह्मा का एक वर्ष। तो ये कैलकुलेशन हमारी ये चलती है। अब ये आया एक मनवंतर। मनवंतर हमारे टोटल कितने हैं, अब एक कल्प के अंदर हमारे एक मनवंतर कितना बड़ा है, देखना पड़ा है इतना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इतना है। 30 अरब 67 करोड़ 20 लाख वर्ष का एक मनवंतर होता। ठीक है ना। और 16 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो ये 16 मनवंतर हमारे कौन से हैं, तो 16 मनवंतर के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। 14 एक स्वयंभू, दूसरा आ गया इसमें हमारा स्वरोचिष, तीसरा आ गया हमारा
उत्तमज, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष और सातवां वैवस्वत, आठवां सावर्णी, नौवां दक्ष सावर्णी, दसवां ब्रह्म, 11वां धर्म, 12वां रुद्र, 13वां देव सावर्णी, 14वां इंद्र। तो ये 14 मनु माने गए हैं। अब इसमें ये देखो हमारा कौन सा चल रहा है आज की डेट में। जब आप पूजा पाठ करते होंगे तो पूजा पाठ में बोलते हैं ना कि ये भारत खंडे वैवस्वर मनवंतरे, तो वैवस्वर मनवंतर हमारा चल रहा है, ठीक है ना। और वैवस्वर मनवंतर में भी अभी हमारा कौन सा चल रहा है, अभी सातवां मनु चल रहा है, वैवस्वत। 27 महायुग बीत गए, 28वां महायुग में भी 3 युग बीतकर चतुर्थ युग कलयुग चल रहा है। तो मतलब क्या, 27 महायुग बीत गया, 28वां चल रहा है, और 28वें में भी अभी जो है हमारा कलयुग चल रहा है। तो कलयुग चल रहा है, इसका मतलब 3 बीत गए, चौथा चल रहा है। तो इस आधार पे अभी हम 28वें महायुग में 7वां मनु वैवस्वत है। अब पृथ्वी जो है यहां तक रहेगी, इंद्र तक, और यहां से आरंभ है। तो पृथ्वी का आरंभ कब से स्टार्ट हुआ, स्वयं भू से, मतलब जब उत्पन्न हुई तब वह स्वयंभू मनु पैदा हुआ, और उसके बाद से आरंभ हुई पृथ्वी, ठीक है ना। आपने देखा होगा वही ये कहते हुए कैसे पृथ्वी चालू हुई, भाई एक स्वयंभू हुआ, तो स्वयंभू मनु उत्पन्न हुआ, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर उसने पृथ्वी की रचना करी। तो उसके बाद कितनी बार हमारा ये युगों की समाप्ति होती चली जाती है। तो युग की समाप्ति का भी यही आधार है कि जैसे ही एक युग से दूसरा युग आता है, तो जितने भी प्राणी होते हैं उसमें से कुछ प्राणियों की क्षति होती है। अब जब ये कलयुग समाप्त होगा तो 75% जो जनता है, जीव जंतु है, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, 25% बचेंगे। कौन से 25%? जो शुद्ध है। अब जैसे ये हमारा सतयुग जब चलता है तो इसमें सारे व्यक्ति जो है शुद्ध होते हैं, जैसे शुद्ध आत्माएं होती है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो स्वर्ग है उसके अंदर वो व्यक्ति जाता है जो शुद्ध आत्मा वाला होता है। तो उसके बाद फिर 25% इसका ह्रास हुआ। त्रेता युग में 75% बढ़िया, मतलब शुद्ध आत्माएं बची। द्वापर खत्म होते होते 50 बची। अब हम जो है 25 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 50% से 25% तक। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी, 25% व्यक्ति फिर भी रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए जब ये कलयुग खत्म होगा तब भी 25% लोग बचेंगे। और अभी भी कलयुग में हमारे कितने वर्ष बीते हैं, वर्ष का हमारा जो है 5100, अब ये हमारा 2081 में से 2000 4
724 25 5125, ये हमारा कलयुग। तो कलयुग जो है हमारा 5125 वर्ष पुराना हो गया है। और इसमें हमारा विक्रमी संवत ये है। विक्रमी संवत क्या, जब विक्रमादित्य ने अपना समय का वो निकाला, निर्धारण करा, तो उसमें वो वर्ष विक्रमी संवत से आरंभ हो गया। तो ये हमारा जो मुख्य मुख्य आप मान के चलो कि ये युग हो गए और मनवंतर, मनवंतर ये हैं और युग हमारा ये है। तो एक महायुग के अंदर हमारा 43,20,000 वर्ष होते हैं, और 1,000 महायुग का एक कल्प होता है, जिसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन का मतलब एक कल्प, 1,000 महायुग। और एक महायुग का आपको देख लिया कितना वर्ष है। और फिर ब्रह्मा का एक वर्ष 360 कल्प का है, और एक मनवंतर हमारा इतने लाख वर्ष का है, और ये 14 मनवंतर हमारी चलेगी। तो इस आधार पे हमारा हम ये हमारी मोटी, कलयुग का हमारा 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां मनु के अंदर 27 महायुग जा चुके हैं, 28वां चल रहा है। ठीक है ना। तो इस आधार पे हमारा पूरा गणना होती है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा गणना। अब इस मोटी गणना के बाद फिर इसका हमने, जब महायुग आ गया उसके बाद हमने वर्ष के आधार पे, क्योंकि देखो ये भी हमने कैलकुलेशन किस आधार पे करी है, वर्ष के आधार पर, कि ये जो वर्ष है उस वर्ष के आधार पे हमने कैलकुलेशन आरंभ करी है। क्या हुआ, अब आ जाते हैं हम अपने वर्ष पे। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? क्या, दोबारा बोलो। एक वर्ष में दिन, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। हाँ, तो अरे आप क्या समझते हो, 365 अंग्रेजों ने दिए? अंग्रेजों को तो कैलकुलेशन ही नहीं आती। देखो अंग्रेजों को कोई कैलकुलेशन नहीं आती। उनका जो, आप आज की डेट में भी 5 दिन वो उनको पता ही नहीं कि कहां से आए। वो तो उन्होंने बाद में इंप्रूवमेंट करी। 27 दिन का तो उनका चलता है, मुस्लिम वाला। अंग्रेजों का कोई साइंटिफिक है ही नहीं। हमारा हर वर्ष साइंटिफिक है। तो उन्होंने जो, देखो वो भी देख देख के सीखे हैं। लेकिन क्या है, हम व्यक्ति जो है, जो हमारा भारत का व्यक्ति है, उसको हम मूर्ख ही कहेंगे, जिसका अपना इतनी बृहद संस्कृति है, इतना अच्छा साहित्य है, सारी चीजें हमारी बढ़िया हैं, उसके बावजूद भी हम जो है विदेशी जो कहते हैं हम उसको ज्यादा प्रमाणित मानते हैं। अगर हमने कहा कि भाई ये नहीं, योगा प्रमाणित है, तो कहां से प्रमाणित करा? भाई विदेशों ने कह दिया कि हाँ भाई योगा बढ़िया है। और जब वर्ष का उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई योगा का विश्व योगा डे बनेगा, तो आपने कहा भाई योगा बहुत बढ़िया। जब ये हमारी औषधियां, जब हमारी औषधियां वो पेटेंट करा रहे, उसके बाद हम कहते हैं ये औषधियां हमारी बहुत बढ़िया। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा दिमाग में इस तरह से हमने कूड़ा भर लिया है कि हम अपने शास्त्रों को, अपने प्रमाणित शास्त्रों को छोड़कर जो विदेशी कहता है उस पर हम मानते हैं। और सारे विदेशी लोगों ने हमारी पुस्तकें पढ़ के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया वस्तुओं का। हर चीज, हमारा विमान शास्त्र आज का नहीं है। रावण के पास 13-14 विमान थे,
और रावण कब का है? त्रेता युग का। तब भी विमान थे हमारे पास, और अब की बात बताओ। तो आज की डेट में क्यों हम पिछड़ते चले यार? हमारे वो जो ग्रंथ हैं वो चुरा चुरा के ले गए, कुछ को जला दिया, और बाकी चीज हम विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करें, हम शोध करें, हैं? नहीं वो तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं को फर्स्ट मान रहे हैं। हमारी एक गलती है ना, हम अगर मूर्ख ना हो तो सामने वाला हमारे को क्यों बनाएगा? देखो, सामने वाला मूर्ख तभी बनाएगा जब हम बनेंगे। हम बन रहे हैं तो बना रहे हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर अब हम आते हैं वर्ष प्रमाण पे। फर्स्ट हमारा हो गया वर्ष। वर्ष का हर एक किसी को पता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आया था हमारा विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत क्या है? विक्रमी संवत हमारा है विक्रमादित्य द्वारा निकाला हुआ। ईसवी सन से 57 वर्ष पहले। हाँ हाँ, ये जो हमारे राजा थे उन्हीं की बात है। तो इन्होंने क्या है, जब इन्होंने पूरा का पूरा हमारा भारत देश को जीत लिया, उसके बाद इन्होंने प्रमाणित किया कि भाई ये हमारे को कैसे याद रखा जाएगा। तो उस आधार पे इन्होंने अपना एक संवत आरंभ करा। इससे पहले हमारा कली कली संवत चलता था, जो हमने बताया 5125 आज की डेट में चल रहा। तो कलयुग संवत चलता था। तो इन्होंने अपना प्रमाणित संवत बनाया, और साइंटिफिक वे से इसको किस तरह से हमने जो खगोल शास्त्री, क्योंकि देखो, हर एक राजा, जो पुराना राजा था, उसके जो नवरत्न होते थे उसके अंदर एक औषधि का ज्ञाता आयुर्वेद आचार्य होता था, एक ज्योतिषाचार्य होता था, एक वेद पाठी होता था जिसको चारों वेदों का ज्ञान होता था, है ना? ये सब ऋषि होते थे। ऐसा नहीं है कोई वैसे, इनके अपने अपने आश्रम होते थे। तो उनमें से जो सबसे बढ़िया होता था, राजा उसको सेलेक्ट करके अपने पास रखता था। तो जितने भी योग वगैरह होते हैं, बाकी सारी चीजें उनके आधार पे वो सारे के सारे प्रमाणित करते थे। आपका एक स्वर शास्त्र है, तो स्वर शास्त्र के अंदर हमारे ज्योतिष की कैलकुलेशन होती है। तो जितनी भी युद्ध वगैरह के अंदर जाते थे, तो युद्ध करने से पहले वो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते थे। फिर उसके आधार पे पूरा का पूरा मंडल के आधार पे जानकारी होती थी उसकी, संहिता ज्योतिष में जो आती है। तो वो सारी जानकारी के आधार पे युद्ध आरंभ करते थे। मतलब ऐसा नहीं है, हर एक चीज मतलब हमारे समयबद्ध तरीके से कार्य चलता था। तो अब क्या है, इसके अंदर अगर हमने विक्रमी संवत निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि, क्योंकि विक्रमी संवत हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको त्याग दिया। हमने विक्रमी संवत को त्याग रखा है, लेकिन व्रत त्योहारों में यही यूज में आ रहा है। व्रत या त्योहार में तो हम यूज करते हैं, लेकिन आम समय पे यूज नहीं करते। वो ये है, अगर हम इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दें अंग्रेजी की तरह को छोड़ के, तो हम आज नहीं तो कल फिर अपने उस पे आ जाएंगे। जबकि हम देखो, पंचांग हमारे को जीवन में किसी को देखना नहीं आता, सिर्फ ज्योतिषी देखता है, वो भी अब आप जैसे अब ज्योतिषी कर रहे हो तो आप सीखोगे, है ना? तो ये पंचांग देखना जो है, हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम तिथि, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई आज ये 27 अक्टूबर है, कल 28 अक्टूबर है, क्योंकि कैलेंडर में इधर उधर सब जगह पर है, लेकिन हमारे को प्रमाणित करना पड़ता। अब आज की डेट जो है, जैसे विक्रमी संवत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज की डेट में हमारा क्या है, 2024 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे 2024 में, ईसवी सन 2024 चल रहा है ना? तो इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2024 में 57 वर्ष जोड़ देंगे। तो 7 4 11 का एक हाथ से लगे, एक 5 6 7 8,
2081 आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम विक्रमी संवत निकाल सकते हैं। तो हमारा विक्रमी संवत कहां से आरंभ होता है? देखो, विक्रमादित्य ने ईस्वी सन 57 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व चलन में आया था ये। तो अगर हमने विक्रमी संवत निकालना है तो जो डेट चल रही है ईस्वी सन की, उसमें 57 को ऐड कर देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। विक्रमी संवत का आरंभ कहां से होता है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष से। ठीक है ना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष से होता है, हम बनाते हैं ना चैत्र मास शुक्ल पक्ष, वही हमारा जो नव वर्ष आरंभ। आजकल थोड़ा सा हो गया, पहले 5 साल पहले, 7 साल पहले कोई अधिकतर जानते नहीं थे। लेकिन आज की डेट में जैसे ही विक्रमी संवत आता है, लोग एक दूसरे को उसकी बधाई देना आरंभ करें। लेकिन जिस प्रकार से हम 1 दिसंबर 1 जनवरी मनाते हैं, उस प्रकार से आज भी नहीं मना रहे। तो ये थोड़ा सा अफसोस की बात है कि हम आज भी उस तरह से उस चीज को नहीं मनाते। तो जितना है, क्या चीज? ना ना, मार्च या अप्रैल, उस टाइम पर चैत्र मास पड़ता है। क्योंकि हमारा जो मास है तिथियों के आधार पे होते हैं, तो वो आगे पीछे होते रहते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि एक ही एग्जैक्ट रूप से सूर्य चंद्रमा भी नहीं घूम रहे हैं। तो हमारा जो तिथि है वो सारी चीजें चंद्र और सूर्य दोनों को मिक्स करके बनते हैं, दोनों को मिलाते हैं हम, तब ये हमारी ये तिथियां बनती हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम। ना ना ना, कभी देखो, हाँ, चैत्र मास जो है हमारा मार्च से लेके अप्रैल के बीच में कभी भी पड़ जाता है। तो हमारा जो, हाँ, तो तो वही है कि अब चैत्र मास जो है हमारा नहीं, चैत्र मास होली के अगले दिन लगता है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष लगता है। लेकिन हमारा जो चैत्र मास है शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है ना। तो उसमें भी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अंतर होता है। साउथ इंडिया में चैत्र शुक्ल के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष आता है। लेकिन जो हमारे उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण पक्ष पहले आता है, चैत्र शुक्ल पक्ष बाद में आता। तो ये थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि हमारी जो है पूर्णिमांत है, ये जब हम मास के बारे में विचार करेंगे तब विचार करेंगे इस चीज का, पूर्णिमांतर वो। तो इसके बाद दूसरा आ जाता हमारा शक संवत। तो शक संवत क्या है? एक हमारा शालिवाहन माह वो था, ये शक शासक था, शालिवाहन। तो ये क्या है? ईसवी सन के 78 वर्ष बाद आरंभ होता है। इसका मतलब ईसवी सन के बाद में ये चलता है। अब 78 वर्ष ये हैं और 57 ये, तो 5 और 7, 8 7 14 15 का 5 हासिल लगे 1, 6 12 13, विक्रमी सन से 135 वर्ष बाद। अब इसकी भी कहानी सुनो। हमारा जो भारत का जो सरकार है, उस सरकार ने शक संवत को प्रमाणिकता दी।
ठीक है ना। अब शक संवत को प्रमाणिकता कैसे दी? क्योंकि ये गुलाम थे, तो गुलामी से जब आजादी मिली तो आधे से ज्यादा इनके जो सलाहकार थे और बाकी जो सारी चीजें थी, कांग्रेस का अध्यक्ष भी देखो उस टाइम पे वही था, विदेशी। तो अंग्रेजों का शासन के से अभी छूटे ही थे, तो जो गुलामी इनके सर पे सवार थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो शक संवत जो है, अगर तुमने अपना बना नहीं है तो शक संवत को बनाओ, प्रमाणिकता दो। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के बाद आरंभ हुआ, तो इससे ये कह सके कि हमारी संस्कृति इनसे पहले की है। और ये विक्रमी संवतों को अगर रखते तो ये ईस्वी सन से पहले का था। तो ईसाई तो ये मानते नहीं हमसे पहले भी कोई दुनिया थी, क्योंकि उनसे पहले तो बंदर थे, लेकिन हम लाखों साल से भी इंसान ही है। लेकिन वहां पे उनके वहां पे बंदर होते थे, हमारे यहाँ इंसान ही हुए पहले से ही। विक्रम जो हमारे पहले मनु थे, मनु भी हमारे यहाँ इंसान ही पैदा हुए। तो इनके पता नहीं कौन सा इनका साइंस चलता है। तो विक्रमी संवत को इन्होंने ग्रहण नहीं करा, जबकि विक्रमादित्य का संवत जो है हमारा ज्यादा साइंटिफिक भी है। तो शक संवत जो है हमारा विक्रमी संवत से 135 साल पीछे है, और अंग्रेजों के से 78 साल पीछे है। तो अब शक संवत अगर हमने निकालना है तो ईस्वी सन को माइनस करेंगे 78 से। अब जैसे ईस्वी सन हमारा कौन सा है, 2024, तो शक संवत के लिए हम क्या करेंगे, 2024 माइनस 78। तो 78 को हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14 में से 6 और 11 में से 7 गए 4, 1946। तो ये हमारा शक संवत है। तो शक संवत हमारा भारतीय जो संवत्सर है वो उसको हम शक संवत कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने जो शक संवत है वो निकालने के लिए आपको बता दिया कि यदि हमने शक संवत से विक्रमी संवत निकालना है तो 1946 को जमा करेंगे 135 से, 6 5 11 8 2081, ठीक है ना। तो विक्रमी संवत निकालना शक संवत से, तो 135 जमा करेंगे। अगर विक्रमी संवत से शक संवत निकालना तो माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा जो हिजरी सन और बंगाल का वर्ष जो है इसके अंदर भी अंतर है। इस हिजरी का भी एक बार हम लिख ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अब तो सबसे ज्यादा वो हो रहे हैं ये पॉपुलेशन में। हिजरी सन जो है हमारा ईस्वी सन में 583 वर्ष घटाने पर हिजरी सन बनता है। तो अंग्रेजों से 583 साल बाद में इनका वर्चस्व आरंभ हुआ। तो ये जो है हमारा वर्ष का मोटा मोटा हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वर्ष के बारे में हमने विचार किया। अब इस वर्ष है हिजरी सन जो है मुसलमानों का होता है, और ये निकालने के लिए ईस्वी सन जो है 2024 में 583 वर्ष घटाएंगे तो हमारा हिजरी संवत आएगा। अब 2024 में 583 कम कर दो, 1441 वर्ष। तो 1441 जो है हमारा हिजरी वर्ष आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हम वर्ष हमारा हो गया। अब वर्ष के बाद आते हम हाँ हाँ मोहम्मद से लेना देना है।
हाँ, तो ये जो है मोहम्मद जो है, ये जाने के बाद मेरे ख्याल से इन्होंने ये बनाया है। हाँ हाँ। अब इसके बाद हमारा आता है संवत्सर। पहला ही है ये भी। वर्ष के साथ जैसे वर्ष करा था ना हमने, तो वर्ष संवत्सर एक ही चीज है। तो वर्ष की तो हमने बता दी कि एक साल कैसे कैसे क्या क्या है। तो वो तो खैर आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, यदि आपको विक्रमी संवत बनाना है तो कैसे बनाना है, और विक्रमी संवत से शक संवत का या दूसरे संवत का कितना कितना अंतर है, उसके आधार पे है। अब संवत्सर जो है हमारा ये मुख्य आता है, अब संवत्सर का मतलब क्या होता है? सम्यक वसंती अस्मिन मासादय। तो ये संवत्सर की उत्पत्ति है। इसका मतलब क्या हो गया? द्वादश मास, मासात्मक काल विशेष का नाम संवत्सर है। द्वादश मास काल विशेष का नाम संवत्सर है। ठीक है ना? तो संवत्सर का क्या? सम्यक वसंती अस्मिन मासादे। तो मतलब जो मासों को एक रूप के अंदर अगर हमने काउंट किया जाए, तो जो 12 मास है हमारे, उन मासों के संग्रह को संवत्सर कहते हैं। ठीक है ना? सिंपल वो है कि एक वर्ष के अंदर हमारे कितना 12 मास आ जाते हैं। तो जो संवत्सर है हमारे, 5 भेद हैं इसके। ठीक है? तो 5 कौन कौन से? चांद्र, सावन, सौर, नक्षत्र, तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या है? संवत्सर। तो एक चंद्रमा के आधार पे सावन संवत्सर, सौर संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर, बृहस्पति संवत्सर। सावन के आधार के अलावा बाकी का आपको ध्यान आ रहा होगा कि भाई किसी न किसी चीज के नाम पे आधार है ना? तो इसका मतलब क्या है? जब चंद्रमा 12 मास के अंदर घूमता है तो वो चंद्रमा का संवत्सर होता है। जब सूर्य 12 मासों में घूमता है तो वो सौर संवत्सर होता है। नक्षत्रों का अगर 12 मास के अंदर जो नक्षत्रों का घूमने का विचार है, वो हम नक्षत्र संवत्सर से करते हैं। और बृहस्पति जो घूमता है तो वो बृहस्पति संवत्सर आ जाता है। तो ये मोटा मोटा हमारे को मिल गया। अब सावन संवत्सर क्या होता है? तो सावन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से हमारा सावन संवत्सर बनता है। तो अब एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा चंद्र संवत्सर। इसका जो स्थूल मान है 354 दिन 30 घटी। सामान्य रूप से 12 मास
का काल चांद संवत्सर का होता है। कभी कभी अधिक मास होने पर 13 मास का संवत्सर रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा का जो हम कहते हैं ना, हर 4 साल में एक बार 13 महीने का संवत्सर हो जाता है। अधिमास का मतलब क्या होता है कि जब एक मास का, जब हम मास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि एक अमावस्या, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का एक हम मान मानते हैं, ठीक है ना। वैसे एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का रहता है, तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का, या एक प्रतिपदा से हम कह सकते हैं। तो गणना कैसे करते हैं हम इसकी, शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है ना। तो प्रतिपदा मतलब पहली तारीख से, अमावस्या तक गणना अमांत मास अनुसार, और कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक गणना पूर्णिमांत मासानुसार। ठीक है ना। तो जो पूर्णिमा के अंदर अंत मानते हैं मास का, तो उसके अनुसार ये वाला चलता है। नहीं तो अमांत के अनुसार जो अमावस्या का अंत मानते हैं, बेसिकली अमावस्या को ही हम 30 तारीख मानते हैं, तो 30 तारीख के हिसाब से अमावस्या में ही मानना चाहिए। तो चंद्रमास क्या है, सूर्य एवं चंद्र की गति तो सूर्य और चंद्रमा की गति का मतलब क्या हो गया कि जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री कुछ अंश तक का जो है एक दिन मानते हैं, तो जितना जितना चंद्रमा से सूर्य में गैप आता रहेगा, क्योंकि बेसिकली अमावस्या कब आती है, प्रश्न नहीं उठता। अमावस्या आई कब, जब सूर्य चंद्रमा के अंश और कला वगैरह 0 0 बराबर बराबर होगी। अगर सूर्य 20 डिग्री का है, चंद्रमा भी 20 डिग्री का है सेम राशि में, तो अमावस्या हो गई। अब अमावस्या से 12 डिग्री जैसे बाहर निकलेगा तो प्रतिपदा, फिर 12 डिग्री निकलेगा तो द्वितीया। तो ऐसे सूर्य और चंद्रमा के अपने अंतर के आधार पे, और जब ठीक 180 डिग्री का अंतर होगा तो पूर्णिमा आ जाएगी, फिर तुम्हारा बराबर के अंदर आएगा तो अमावस्या। तो अमावस्या से अमावस्या तक का गिन लो, या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का गिन लो। तो किसी भी प्रकार से जो कैलकुलेशन होगी चंद्रमास की, वो चंद्रमा और सूर्य के अंतर के आधार पर निकलती है। दूसरा आ जाता है हमारा सावन संवत्सर। तो ये होता है हमारा 360 दिन का वर्ष होता है। इसकी गणना 12 सावन मास के भोग काल
के अनुसार की जाती है। सावन का मतलब हम कह सकते हैं कि सामान्य, सामान्य रूप से। तो सावन में जो है हमारा 360 दिन का इक्वल, 30-30 दिन का गैप मान के इक्वल, एक महीना हमने 30 दिन का माना है ना। एवरेज हम कितना मानते हैं, 30 दिन का मास 12 से गुणा करा तो 360, तो इसके अंदर मास 30 दिन का ही रहता, तो इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। इससे अगला आ गया हमारा सौर। जो सौर संवत्सर है इसका स्थूल मान कितना है, 365 दिन 15 घटी एवं 30 पल सौर वर्ष है। इसकी गणना कैसे करते हैं, सूर्य के राशियों में क्रम से घूमने से होती है। 12 सौर मास का एक सौर वर्ष होता है। अब इसके अंदर आप ये देखो कि जो चंद्रमा है उसके महीनों का नाम क्या है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन मार्गशीर कार्तिक, है ना। तो पूर्णिमा पे जो सा नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के आधार पर नाम रख देते हैं। अब अगला क्या है, सूर्य का क्या है, चैत्र, सूर्य का जो मतलब हमारा महीना होता है वो क्या होता है कि जब सूर्य एक राशि को दूसरी राशि को पार करता। अब जैसे आरंभ हम मकर संक्रांति का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जबकि जो मेष संक्रांति है वहां से ही पृथ्वी का आरंभ हुआ था। तो हम मेष संक्रांति से सूर्य का आरंभ मानते हैं। तो मेष संक्रांति, फिर वृष संक्रांति, तो 12 राशियों में जब जब सूर्य एंटर करता है, संक्रांति का मतलब सूर्य ने वो जो क्रांति है उस क्रांति को, जैसे क्रांति व्रत कैसे नाम पड़ा कि जो राशियां हैं उनके ऊपर कैसे कैसे सूर्य ओवरलैप करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जैसे ही आरंभ करा है सूर्य ने मेष राशि में जब से अंदर घुसा तो मेष संक्रांति होती। तो मेष संक्रांति से सूर्य वर्ष का आरंभ होता है और मीन के बाद फिर मेष संक्रांति पे समाप्त होता है। ऐसा नहीं मीन संक्रांति पे समाप्त हो गया, क्योंकि मीन संक्रांति 11वां महीना, मतलब 12वां महीना आरंभ, फिर जो 12वां महीना अंत होगा तब जब दोबारा मेष संक्रांति आएगी। तो मेष संक्रांति से अगली मेष संक्रांति तक एक वर्ष हुआ। इसी प्रकार से चैत्र मास में आरंभ से अगले चैत्र मास के आरंभ तक के बीच वो हमारा चंद्रवास हो गया। और सावन मास 30-30 दिन का हमने एवरेज लगा के अपना कर दिया। तो कभी कभी सूर्य जो है आपने देखा होगा कि ये 14 जनवरी पे अपना उसमें आया, फिर 14 फरवरी, फिर मार्च में 15-16 पे आ जाता है, फिर सितंबर अक्टूबर में 17 तारीख तक पे भी आ जाता है। तो उसका एक महीने का मतलब एक महीना नहीं होता, कभी एक महीने से कम होता, कभी एक महीने से ज्यादा होता राशि के चक्र का। तो उसके आधार पे हमारा सौर वर्ष निकलता है। तो ये 365 दिन का रहता हमारा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है नक्षत्र वर्ष। ये मैं आपको एक एक करके ये सारी की सारी क्लिपिंग भेज दूंगा। नक्षत्र वर्ष अगला आ गया हमारा, नेक्स्ट आ गया हमारा नक्षत्र वर्ष। ये नॉलेज हमारे को क्या, हमें क्या मतलब सभी को होनी चाहिए।
क्योंकि जब हम सबको ये पता रहेगा कि हमारे वर्षों के अंदर भी इतने सारे डिवीजन है, तो उसका जो लाभ है वो बालकों को कॉन्फिडेंस होगा कि अपने बारे में बताने के लिए। नहीं तो लोग बहुत बेवकूफ बना देते हैं। तो जो नक्षत्र वर्ष है ये 324 दिन का होता। तो था 12 नक्षत्र, मास का एक वर्ष होता है। अब इसमें क्या होता है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। एक नक्षत्र का मान क्या है, एक दिन। तो 27 दिन तक रहता। 27 को 12 से करें, 12 पंजे 60, 12 बहत्तर, 12 सत्तर 84, 12 दूनी 24 और 8 32। ठीक है ना। तो एक नक्षत्र एक दिन तक रहता है ना। एक नक्षत्र का ऐसा नहीं, का मान 60 घटी है ना। तो 60 घटी इसका मतलब एक दिन। तो 12, 27 नक्षत्रों को अगर हम 12 उससे करें तो 27 नक्षत्रों का 27 नक्षत्र हो गए ना एक मास में। तो 12 मास से गुणा करेंगे तो ये 307 दिन। तो इस प्रकार से हमारा एक वर्ष आता है। तो ये जो नक्षत्र काल है ये नक्षत्र वर्ष, इसका आरंभ के ये वाला तरीका। अगला इसके अंदर हमारा आ जाता है बृहस्पति वर्ष संवत्सर। ये क्या है, बृहस्पति का एक राशि में भोग काल। बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहता अप्रोक्सीमेटली। बृहस्पति वर्ष जो है हमने, अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं, गुरु की गति के अनुसार गणित से संवत्सर निकाले जाते हैं। ठीक है ना। अब ये गुरु के जो है 60 संवत्सर के बारे में जानकारी होती है। अब इसके जो है हम वो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे हम वो करते हैं। चांद संवत्सर, तो इसमें जो है तिलक आदि, व्रत आदि। दूसरा आ गया हमारा सावन संवत्सर। इसके अंदर हमारा यज्ञानुष्ठान आदि के संदर्भ में उपयोग होता है। सौर संवत्सर का सुजन्म प्राप्ति, व्रत आदि संदर्भ में। नक्षत्र संवत्सर का
अब इसके अंदर जो है हमारा जैसे तिलक करने का बाकी और जितने भी चीजें हैं वो चांद्र संवत्सर से हम देख सकते हैं, है ना। सावन से यज्ञ अनुष्ठान आदि का, सौर से सुजन प्राप्ति का, और बाकी व्रत जो हम रखते हैं, स्थिर व्रत जो रखे जाते हैं, तो लंबे लंबे टाइम के व्रत रखते हैं ना, वो 30 दिन का, 40 दिन का। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी भाई साहब। राम राम। बहुत बढ़िया। 29 को जाऊंगा। अरे 29 को तो बताया था। अरे संडे कहाँ, वो तो है ही नहीं। अरे आज तो संडे, वो नहीं है। अभी वो उसमें लगे हुए कुछ कम, इलेक्शन नहीं हो रहे, कमेटी वगैरह की चलता रहता है ना। दीपावली आ रही तो दीपावली में इधर उधर जाना पड़ता। हाँ हाँ। मंगल पड़ेगा। हाँ हाँ। सवेरे निकलना पड़ेगा। हाँ। ओके। हाँ हाँ। जब तुम्हारी इच्छा हो तब करना, 31 को भी, 1 को भी, दोनों दिन है, दोनों दिन करो। हाँ दोनों दिन करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ओके ओके। हाँ हाँ। यज्ञ जैसे, यज्ञ का मतलब हो गया जब हम ये जो बड़े जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है। अब जैसे आप ये वो कराते हो, क्या कहते हैं उसको, ये 5 5 7 7 दिन की पूजा वो चलती ना, भागवत वगैरह। तो भागवत अनुष्ठान यज्ञ होता है, उसके लिए ये वाला देखते हैं सावन मास का। संवत्सर तो ये बृहस्पति के आधार पे चलेगा, सावन तो यही चलता है जो ये सबका एक ही जैसा है। बृहस्पति के लिए जो 60 संवत्सर बताए गए हैं, उन 60 संवत्सर की मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। तो वो उससे ये वाला पता चलता है कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। वो तो जब हमारी पंचांग है, हर पंचांग में लिखा रहता है कि कौन सा संवत्सर इस टाइम चल रहा है। 60 होते हैं हमारे टोटल। तो उसी के आधार पे पूरे साल का फल भी आता है। संहिता ज्योतिष में उसके आधार पे फल भी प्राप्त होता है। तो वो संवत्सर वगैरह चलते हैं 60 के 60, वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल 60। हाँ 60 संवत्सर बृहस्पति के होते हैं, क्योंकि बृहस्पति का एक राशि का काल जो है, एक राशि से बृहस्पति 12 साल में पार होता है। हाँ 13 महीने, 12 महीने, कभी कभी ज्यादा वो हो जाता है तो 12 13 महीने का काम होता है। 12 महीने मान के चलते हैं उसका एवरेज। तो 12 महीने की जो 5 आवर्ती उसकी होती है कि 60 वर्ष की होती है। और जो, हाँ हाँ, और हमारा शनि जो है 2 आवर्ती के अंदर 60 साल पूरे करता है। तो जो शनि की जो है 2 आवर्ती में 60 साल हो जाते हैं, क्योंकि शनि एक राशि को 2.5 साल में, और 12 की 12 राशियों को 30 साल में पार करता। तो शनि के 2 चक्कर हो जाते हैं 60 साल में। बृहस्पति के 5 चक्कर होते हैं 60 साल में। तो उस आधार पर अगर हम देखें 60 साल का जो एवरेज होता है, कि 60 साल बाद वही तरह का व्यक्ति दोबारा उत्पन्न हो सकता है सूर्य कुंडली के आधार पे। क्योंकि 60 60 साल की आवर्ती, क्योंकि गुरु की और जो सूर्य की, गुरु की और शनि की आवर्ती पूरी होते ही तो वही सारी सिचुएशन दोबारा आ सकती है। तो उसी सिचुएशन को लाने के लिए 60 साल का एवरेज टाइम मान के चलो। और टोटल 120 साल, टोटल हमारा जो है 120 साल का विचार होता है। अब जैसे हमारा 1.5 साल का
आ, 1.5 साल, 18 महीने, तो 12 से 18 साल, 18 को करेंगे अगर हम 9, 12 निम्मा 108, 13, 14, तो वही 120 साल का हमारा टोटल वो बनता है, जिसमें सारे ग्रह दोबारा वापस हो जाते हैं। तो इस वजह से 120 साल की दशा है, जिसमें सारे ग्रहों का एक जैसा समावेश हो जाता है। तो वो जो दशाओं का हिसाब किताब आता है, आप इसलिए देखोगे जो भृगु कुंडली है, जो भृगु ने बनाया था हमारा, वो 60 साल की उन्होंने सूर्य की कुंडली बनाई, मूवमेंट। तो वो सारी कुंडलियां बना के, सारी कुंडलियों का फलित करके, वो भृगु शास्त्र में भृगु कुंडली जो है ना, तो इस वजह से जो है भृगु ऋषि का इतना मतलब उसने इतनी वो कर ली थी कि जितने भी जीवन मतलब मानव यहाँ पे पैदा हुए हुए, सबकी कुंडली उस 60 साल की कुंडली में बन जाएगी। चंद्रमा को हटा दो, बाकी सारे के सारे। चंद्र हाँ ना, नाड़ी वो अलग है। भृगु कुंडली जो है, भृगु कुंडली जो भृगु ने बनाई है, उन कुंडलियों के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, संवत्सर हमारे 60 संवत्सर टोटल मान ले गुरु के। तो बेसिकली वो संवत्सर का मतलब ही वही है कि 60 का वो चक्र पूरा होते ही, मैंने बताया ना उसमें हमारा गुरु के 5 चक्र लग जाएंगे, चंद्र इसके 2 चक्र लग जाएंगे। सूर्य का तो हो ही जाता वो, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनके आ ही जाता है, उस सेम उस टाइम पे आ ही जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 60 साल में एक स्थिति बनेगी और 120 साल में दूसरी कंप्लीट स्थिति बन जाएगी, जिसमें राहु केतु का भी एक्सेस वहीं पे आ जाएगा। तो उस आधार पे अगर हम कहें तो ये हमारा, क्योंकि आप अगर जितना ज्यादा इसके अंदर इवेल्युएट करोगे, उतना ज्यादा आपको इसके अंदर अलग